दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने अपने कल के वीडियो में बताया था कि जिस दिन से राव इंद्रजीत जी ने अपने समर्थकों को डिनर दिया उसी दिन से बीजेपी के अंदर कोहराम मचा हुआ है और पूरे राजनीतिक हलकों में विशेष रूप से बीजेपी में तो है ही है। तो राव इंद्रजीत जी को भी उम्मीद नहीं थी कि मामला इतना तुल पकड़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा और न ही बीजेपी को ये लग रहा था कि वो इतना ज़्यादा रायता फैल जाएगा कि डैमेज कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो राव इंद्रजीत जी ने इस चीज़ को समझा और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और उन्होंने नायब सिंह सैनी जी थे उनको डिनर पर बुलाने का प्रयास किया। लेकिन वो ये प्रयास राव इंद्रजीत जी थे लगभग एक हफ्ते से कर रहे थे, लेकिन राव इंद्रजीत जी ने के प्रयासों के बावजूद नायब सिंह सैनी जी है ना वो इस लंच पर डिनर पर नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको पार्टी से हरी झंडी मिल नहीं रही थी और पार्टी से हरी झंडी का तात्पर्य सुपर सीएम यानी अपने मनोहर लाल खट्टर जी हैं, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी और कहीं बिजी थे। लेकिन जब मामला ज्यादा तूल पकड़ने लगा तो पार्टी ने भी सोचा कि अब इस मामले को थोड़ा शांत करना चाहिए और उन्होंने नायब सिंह सैनी जी को राव इंद्रजीत जी के डिनर के लिए हरी झंडी दे दी और नायब सिंह सैनी जी डिनर के ऊपर आए। तो अब सवाल ये है दोस्तों कि राव इंद्रजीत जी के इस डिनर पर नायब सिंह सैनी जी आए हैं तो इससे बदला क्या है? क्या इससे पार्टी की जो कड़वाहट थी राव इंद्रजीत जी के प्रति वो कम हुई है या नायब सिंह सैनी जी के विचार हैं वो बदले हैं? तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इसमें नायब सिंह सैनी जी के विचारों का बदलने की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है। इम्पोर्टेंस है सुपर सीएम यानी मनोहर लाल खट्टर जी के विचारों के बदलने की। और अभी मनोहर लाल खट्टर जी बिजी हैं जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके चुनाव में। जी हाँ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है, वो थोड़े 5-7 दिन में इसकी डिक्लेरेशन हो जाएगी और अपने खट्टर साहब वो ये चाह रहे हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उसके लिए वो लॉबिंग करने लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि खुद मोदी जी चाह रहे हैं कि उनका कोई न कोई यस मैन है जो वो ही इस पद के ऊपर बैठे। और सबको पता है कि आज के दिन मोदी जी के सबसे बड़े यस मैन जो हैं वो खट्टर साहब हैं, उनके से और कोई हो नहीं सकता। तो अगर वो अध्यक्ष बनते हैं या नहीं बनते हैं ये बहुत जल्दी इसका पटाक्षेप हो जाएगा, बहुत जल्दी इस मामले का पता चल जाएगा। क्योंकि जो प्रदेश हैं 36 प्रदेश अध्यक्ष बदलने थे उसमें से लगभग 20-25 प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं और बाकी हैं वो भी जल्दी बन जाएंगे। मुझे लग रहा है कि शायद एक हफ्ते के अंदर अंदर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पता चल जाएगा कि मनोहर लाल खट्टर जी बनते हैं या कोई और बनता है। खैर दोस्तों लेकिन अब भी फिर बारी आती है इसी डिनर की। तो जैसे ही मनोहर लाल खट्टर जी इस अध्यक्ष के मामले से निपटेंगे उनका फिर ध्यान इसी मामले पर जाएगा, डिनर वाले मामले पर। और मुझे इसमें लग रहा है कि वो सबसे पहले अगर इस मामले को देखेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि इस डिनर में जो 11 बीजेपी के विधायक गए थे उनमें से जो 6 विधायक हैं जिन्होंने नायब सिंह सैनी जी के पास जाकर ने सॉरी भी बोला था और पार्टी के प्रति अपनी वफादारी भी दिखाई थी, सबसे पहले मनोहर लाल खट्टर जी उनको देखेंगे। और अगर उनको लगा कि इनकी जो वफादारी है वो पार्टी के प्रति है और ये राव इंद्रजीत जी का वक्त आने पे साथ नहीं देंगे तो समझो दोस्तों राव इंद्रजीत जी और आरती राव जी 4 साल के लिए बर्फ में लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कोई भी काम नहीं होगा। और अगर खट्टर मनोहर लाल खट्टर जी को ये लगता है कि ये जो 6 विधायक हैं ये आने वाले टाइम में राव इंद्रजीत जी का ही साथ देंगे तो फिर वो देखेंगे कि राव इंद्रजीत जी का अगला कदम क्या है। अगर राव इंद्रजीत जी अगला कोई भी कदम नहीं उठाते यानी अगले 4 साल तक वो शांत रहते हैं तो मुझे लगता है कि पार्टी भी शांत रहेगी और वो भी कोई एक्शन लेगी, लेकिन एक्शन नहीं लेगी, लेकिन राव इंद्रजीत जी को उपेक्षित जरूर कर देगी। यानी फिर वही बात है कि उनके किसी तरह के कोई काम नहीं होंगे। और ऐसे में जब 2029 के चुनाव आएंगे तो उनके समर्थकों को पार्टी कोई भी किसी भी तरह का टिकट नहीं देगी और उसके बाद राव इंद्रजीत जी के पास सिवाय पार्टी छोड़ने के और कोई चारा नहीं बचेगा। तो ये मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में ये होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें अब एक सवाल और भी पैदा होता है कि आखिर पार्टी राव इंद्रजीत जी के हर कदम की इतनी ज्यादा कैसे पैनी नजर रखती है हर कदम के ऊपर? तो इसका जवाब ये है कि राव इंद्रजीत जी इतने बड़े कद के नेता हैं कि वो सरकार गिरा भी सकते हैं, सरकार को पलट भी सकते हैं।
और अब इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर बीजेपी की सरकार हरियाणा के अंदर आई है तो वो राव इंद्रजीत जी के वजह से ही आई है। अगर राव इंद्रजीत जी बीजेपी ज्वाइन नहीं करते तो हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं आती। और राव इंद्रजीत जी का ये जो कद है और दक्षिण हरियाणा के ऊपर उनकी जो पकड़ है ना, यही उनके लिए घातक साबित हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो कांग्रेस के अंदर थे तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी यही समझा था कि अगर राव इंद्रजीत जी ने कोई कदम उठा लिया और वो पलट गए तो इसमें उनकी सरकार भी गिर सकती है। और जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तब मनोहर लाल खट्टर जी ने भी ये देख लिया था कि राव इंद्रजीत जी जितने बड़े कद के नेता को अगर साइड लाइन नहीं लगाया गया तो कभी भी खतरा हो सकता है बीजेपी की सरकार को। और किसी भी टाइम बीजेपी की सरकार अगर उनके मूड में राव इंद्रजीत जी को लगा आगे उनको सम्मान नहीं दिया गया या उनके काम नहीं हो रहे या फिर वो मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए, तो वो कभी भी अपना फैसला है वो बदल सकते हैं, पार्टी से समर्थन वापस ले सकते हैं या पार्टी को छोड़ सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में न तो बीजेपी की सरकार रहेगी और न ही मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री रह पाते। इसलिए जब कांग्रेस में थे राव इंद्रजीत जी तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने उनको खुडे लाइन लगाए रखा, उनके काम नहीं किए, उनके कोई विशेष मंत्रालय नहीं दिया, उनको मान सम्मान नहीं दिया जिसके कि वो हकदार थे। और यही काम उनके साथ हुआ बीजेपी के अंदर भी। बीजेपी में भी उनके साथ यही व्यवहार किया, सौतेला व्यवहार किया गया। और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि राव इंद्रजीत जी जैसे बड़े कद के नेता अगर कभी भी कुछ भी सोच लेते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। और इसी चीज को देखते हुए उनका कद कम करने के लिए पिछले 10 साल से मनोहर लाल खट्टर जी ने जो प्रयास किया है वो उनको भी पता है और दक्षिण हरियाणा की जनता को भी पता है। और अब आने वाले टाइम में जब राव इंद्रजीत जी इस तरह के कदम उठाते हैं, डिनर देने की कोशिश करते हैं या कई बार वो दे देते हैं कि ये हमारा हक बनता है, दक्षिण हरियाणा का हक नहीं दिया, इस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो बीजेपी घबरा जाती है उससे। और उसको ये लगता है कि अगर राव इंद्रजीत जी ने पार्टी छोड़ दी तो सरकार जाएगी जाएगी, इसलिए वो उनके जो समर्थक हैं उनको अपने पाले में करने की कोशिश करती है या फिर उनको कभी मनाने की कोशिश करती है, कभी उनके साथ कड़ा कदम उठाने की कोशिश करती है। तो ये इस तरह की जो ड्रामेबाजी ये चलती ही रहेगी। इसके लिए मैं तो ये कहूंगा कि राव इंद्रजीत जी आज भी भले ही पार्टी उनको खुडे लाइन लगाए या कुछ भी करे, लेकिन उनका इतना कद तो है कि अगर वो कोई कदम उठा ले तो उसका सरकार के ऊपर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन ये राव इंद्रजीत जी की शराफत कहिए या समझ नहीं पा रहा कि कमजोरी कहिए कि वो कोई कदम नहीं उठाते। मुझे पूरा यकीन है कि अगर राव इंद्रजीत जी बोल्ड होते तो वो आज सीएम होते। शायद वो उनकी शराफत लगा लीजिए या फिर कोई और वजह लगा लीजिए या उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं था कि वो शायद इसलिए सीएम नहीं बन पाए। और ये उन्होंने अपने ऊपर ही अन्याय नहीं किया, दक्षिण हरियाणा की जनता के साथ भी अन्याय किया। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से, उनको साइडलाइन लगाने की वजह से दक्षिणी हरियाणा का विकास भी नहीं हो पाया, उसके काम भी नहीं हो पाए। तो राव इंद्रजीत जी को इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर राव इंद्रजीत जी अगर इसी तरह बीजेपी में दबते रहे और मनाते रहे, कभी मुख्यमंत्री को खाने पर बुलाते रहे, कभी मनोहर लाल खट्टर जी को वो करते रहे, उनके कटाक्ष करते रहे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये दक्षिण हरियाणा के साथ न्याय होगा। और इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई होंगे तो मैं समझता हूँ राव इंद्रजीत जी खुद होंगे। और अगर यही हाल रहा तो मुझे लगता है कि इस तरह के लंच देने से, डिनर देने से या राव इंद्रजीत जी को बुलाने से या डैमेज कंट्रोल करने से कुछ भी नहीं होगा। और अगर 4 साल तक कोई भी कदम नहीं उठाया राव इंद्रजीत जी ने तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में बीजेपी उनकी राजनीति को रहने देगी। और इन्हीं 4 साल के अंदर बीजेपी उनको पूरी तरह से राजनीतिक हाशिए पर धकेल देगी, फिर उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। तो अब लास्ट सवाल यही बनता है दोस्तों, इसी डिनर डिप्लोमेसी का ही बनता है कि क्या राव इंद्रजीत जी ने जो बुलाया था नायब सिंह सैनी जी को उसका कोई रिजल्ट निकला? तो इसका सीधा सा जवाब है कि कोई रिजल्ट नहीं निकला, न कोई बात बदली है, न बीजेपी की कड़वाहट बदली है, न इसका नायब सिंह सैनी जी के विचारों के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा, न कोई एक्शन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो राव इंद्रजीत जी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में पॉलिटिकल रूप से खुडे लाइन लग जाएंगे और उनका जो सीएम बनने का सपना वो कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों एक चीज है और मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि अगर राव इंद्रजीत जी बोल्ड कदम उठाते हैं
तो वो 2025 में ही सीएम बन सकते हैं। और कैसे बन सकते हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर वो बोल्ड कदम नहीं उठाते तो मुझे ऐसा लगता है कि राव इंद्रजीत जी का तो सपना पूरा होगा ही नहीं। उनके बाद जो आरती राव जी है उनको भी साइडलाइन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगली वीडियो जरूर देखना। अगर आपको लगा कि आज का जो मेरा विश्लेषण है वो ठीक है तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मेरा विश्लेषण ठीक नहीं है तो भी मैं चाहूँगा कि आप कमेंट जरूर करें ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और चलते चलते आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें। आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।